हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी विद डियर खान सर पर। और आज आप पढ़ेंगे 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2 साइंस में जंतुओं में पोषण। क्या पढ़ेंगे? जंतुओं में पोषण। ठीक है, तो जंतुओं में पोषण का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जंतुओं में पोषण अध्याय का सारांश लेते हैं। ठीक है, मेन बिंदु क्या है इस अध्याय में वो देख लेते हैं। ठीक है, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। भाई, खाने के जो पदार्थ रोज खाते हैं आप लोग, इनकी जरूरत क्या है? इन्हें खाने की जरूरत क्या है? तो अगर आपको गति करना है, गतिशील रहना है, जिंदा रहना है, तो फिर आपको खाना तो पड़ेगा। ठीक है, यस। तो मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक, ओके। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। जो पचाने वाले जो रस होते हैं उनको कहते हैं पाचक रस। आपका जो भोजन है उसको पचाने के लिए कुछ रसों की आवश्यकता होती है ना, उन रसों को कहते हैं क्या? पाचक रस। जो पाचक ग्रंथियां जो होती है, पाचन ग्रंथियां जो होती है, उनमें से निकलते हैं। ठीक है, ओके। डिटेल क्लासेस जो है उसको जरूर देखिए आप लोग, तो उसमें सारी बातें और डिटेल समझाई गई है। ठीक है, बताई गई है। ठीक है ना, यहाँ एग्जाम के दृष्टिकोण से हमने आपको चीजें व्यवस्थित करवाई है। ठीक है, कि भाई कौन कौन से पॉइंट निश्चित रूप से आने वाले हैं, उन्हीं को हमने फोकस किया है। ठीक है, पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। संबंधित जो ग्रंथियां होती है, संबद्ध एसोसिएट ग्लैंड्स जो होती है, वो मिलकर, आहार नाल और संबद्ध ग्रंथियां दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वो आपका पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतरण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। जंतु पोषण में क्या क्या सम्मिलित है भाई? जंतुओं के पोषण में भोजन अंतरण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग। भाई, किस प्रकार से शरीर में इनका उपयोग करेंगे, है ना, ये सारी चीजें जंतु पोषण में सम्मिलित है। ठीक है, आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियों संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। कौन भैया? एलिमेंट्री कैनाल आपकी आहार नाल, और दूसरा जो स्रावी ग्रंथियां जो होती है ना, जो एंजाइम या फिर कह सकते हैं आप लोग एंजाइम हो सकता है, हार्मोन्स जो होते हैं उनका श्रावण करती है। ठीक है ना, खासकर एंजाइम्स। ठीक है, तो स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसमें मुख गुहिका आएगी, आपकी ग्रसिका आएगी। ठीक है, मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। ठीक है, इसी के साथ साथ बृहदांत यानी कि बड़ी आंत। ठीक है, मलाशय जो मलाशय में समाप्त हो जाती है। ठीक है ना, तथा गुदा सम्मिलित है। ये सारी चीजें हैं आपके पाचन तंत्र में सम्मिलित। कौन कौन? आपका आहार नाल हो गया। ठीक है ना, और आहार नाल के भाग है वैसे देखा जाए तो ये चीजें क्या क्या, तो आपका आमाशय जैसे, है ना, मुख गुहिका, ये माउथ कैविटी। ठीक है, माउथ कैविटी, एंड ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत जो मलाशय में समाप्त हो जाती है, बड़ी आंत। ठीक है, तथा गुदा सम्मिलित है, अनस, गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं लाला ग्रंथि, लाला ग्रंथि मतलब स्लाइवा। ठीक है ना, यस, यकृत एवं अग्नाशय, है ना, तो ये यकृत अर्थात आपका लीवर, और पैनक्रियाटिक ग्लैंड जो होती है वो अग्नाशय ग्रंथि। आमाशय की भित्ति एवं छोटी आंत की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। जो आमाशय यानी कि आपका जो स्टमक है वो, और जो छोटी आंत की जो दीवारें होती है वो भी क्या करती है? वो पाचक रस को स्रावित करती है। वहां से ही पाचक रस निकलते हैं, और उन पाचक रसों में क्या निकलते हैं? एंजाइम्स निकलते हैं जो आपके भोजन को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी भिन्न होती है। अलग अलग जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी क्या होती है बेटा? भिन्न होती है। ठीक है, जैसे पाचन एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। भैया, पाचन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या शामिल है? तो 5 भागों में पूरी होती है पाचन की प्रोसेस। ठीक है ना, कौन कौन सी? नंबर 1 अंतर्ग्रहण, यानी कि आपका जो भोजन है वो कहाँ लिया आपने? मुंह में लिया।
भोजन को मुंह में लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। ठीक है। दूसरा फिर इसको पचाने का प्रोसेस चालू होता है, यानी कि पाचन, है ना, भोजन को पचाया जाता है ना। फिर तीसरी प्रोसेस चलती है अवशोषण की, है ना, जिसमें क्या होता है, इसमें आपका जो भोजन है इसे छोटी आंत की एक रचना होती है प्रवर्ध, क्या होती है? प्रवर्ध, है ना, उसके माध्यम से भोजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। ठीक है ना, अवशोषित किया जाता है यानी कि। ठीक है, तो अवशोषण, और अवशोषण के बाद क्या होता है? स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण यानी कि जो भोजन आपके शरीर में पहुंच चुका है उस भोजन का शरीर के अंगों द्वारा उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है स्वांगीकरण। फिर जो भोजन पच नहीं पाया है वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं निष्कासन। ठीक है ना, तो ये 5 तरह की प्रक्रिया होती है। ठीक है, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। शरीर के अंदर, यस, मेनली आपके मुंह से यही शुरुआत हो जाती है ना। ओके। आमाशय का आंतरिक स्तर, स्तर मतलब सतह को लेपमा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा रस स्रावित करता है। यानी कि इसमें मेन जो चीज है भैया वो क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ से निकलता है? तो ये आपका जो आमाशय है, स्टमक है, और स्टमक यानी कि आपका जो पेट होता है मेनली, उस पेट की जो दीवार होती है वहां से निकलता है कौन? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ओके। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। भाई मंड जो है यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है उसका पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? मुख से हो जाती है। और जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन, उस प्रोटीन के पाचन की प्रोसेस जो चालू होती है वो आपके आमाशय से होती है, स्टमक से होती है। ठीक है, ध्यान रखना किसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त, यकृत यानी कि आपका जो लीवर होता है ना, लीवर द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय, अग्नाशयी स्राव एवं छोटी आंत की भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। यानी कि विभिन्न स्थानों से जो पाचक रस निकलते हैं वो अलग अलग जगहों पे काम करते हैं और भोजन को पचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना। क्षुद्रांत का मतलब समझ ही गए होंगे आप, छोटी आंत होता है। ठीक है ना। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। जो श्लेष्म होता है, जो चिकना पदार्थ होता है, लिक्विड फॉर्मेट में होता है ना, वो क्या करता है? जो दीवार होती है किसकी, जो पेट की जो दीवार होती है उस दीवार को सुरक्षा प्रदान करने का काम भी वो करता है। ठीक है ना, आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना, ठीक है, ओके। आगे देखिएगा, जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बेटा। जल एवं कुछ महत्वपूर्ण लवण जो होते हैं वो बड़ी आंत में या बृहदांत्र में अवशोषित होते हैं, अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, शरीर के विभिन्न भागों को पहुंचा दिए जाते हैं। जो प्रोडक्ट अवशोषित हुआ है, ऑब्जर्व हुआ है, उसको शरीर के जहां जरूरत है वहां पर पहुंचाने का काम कर दिया जाता है। ठीक है ना, ओके। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। भाई सीधी सी बात है, जो भोजन पचेगा नहीं, अपशिष्ट रहेगा, उसे गुदा के द्वारा क्या कर दिया जाएगा? उसे शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा, जिस प्रक्रिया को हम निष्कासन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों, कैसा लग रहा है सेशन आपको? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। कुछ संशोधन की आवश्यकता हो तो वो भी आप जरूर डालिए। ठीक है ना, कि सर थोड़ा सा चेंज की संभावना है, तो हम जरूर करेंगे अगले एपिसोड से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके। गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमन्थी, ठीक है ना, रुमिनेंट भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रुमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियां, मतलब जो गाय है, भैंस है, हिरण है ना, और जो घास वगैरह खाते हैं, है ना, ये क्या कहलाते हैं? ये रुमिनेंट कहलाते हैं। यानी कि जो मवेशी होते हैं खासकर वो, है ना, जो घास खाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? रुमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके, आपने देखा होगा कि जो गाय है, भैंस है, वो किसी भी चारे को, घास को तुरंत फटाफट खा लेती है।
जैसा कि आपने, अपन बोलते हैं अपनी भाषा में क्या, पुला, एक पुला फेंका और थोड़ी देर बाद देखेंगे साफ, खत्म। ठीक है, तो वास्तव में ये जो मवेशी है इसको डायरेक्टली तीव्रता से खा तो जाते हैं, लेकिन बाद में वापस जुगाली करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े के रूप में उनको वापस बाहर लेके आते हैं और जुगाली करते हैं, और फिर वो पाचन की प्रोसेस में आता है वो कंटेंट उनका, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट उनका। ठीक, तो देखो आगे ये लिखा है, घास खाने वाले जंतु रोमंथी कहलाते हैं, वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है, थोड़े समय के बाद भोजन पुनः कहाँ आता है, मुंह में आ जाता है। ठीक है, और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। जुगाली करते हुए देखा है आपने? ऐसा जुगाली करते हैं बैठे बैठे, आपने रात में कभी देखा हो तो, है ना, पशुओं को, है ना, चलता रहता है मुंह उनका, है ना, यानी क्या हो रहा है, अपने की पाचन हो रहा है उनका। ठीक है ना, हाँ। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं, है ना। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाप की सहायता से होता है ना, कृत्रिम पांव होते हैं उनके, है ना, पादाप की सहायता से होता है, तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। कौन सी धानी में होता है? खाद्य की धानी होती है उनमें, उनके अंदर है खाद्य धानी, है ना, में होता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतर्ग्रहण किसमें होता है, किसकी सहायता से होता है? पादाप की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है? पादाप की सहायता से होता है। ठीक है ना, तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। यकृत जो लीवर है आपका, वो कैसे रंग की है? गहरे लाल, है ना, और भूरे रंग, गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के, उदर मतलब पेट, उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण और अवस्थित होता है। किधर अवस्थित होता है भैया? दक्षिण की ओर अवस्थित होता है। कौन? उदर, आपका उदर मतलब पेट। ठीक है ना, ओके। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सॉरी, अवस्थित होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? लीवर। आपका जो लीवर है, यकृत जो है, वो आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन लगभग 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम का होता है। 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम का लीवर होता है आपका। ठीक है, पित्त रस यहीं से स्रावित होता है। यकृत पित्त रस स्रावित करता है, देखो लिखा हुआ है, यकृत पित्त रस स्रावित करता है, जो पित्ताशय में संग्रहित होता है। कहाँ पे? गॉल ब्लैडर जो होता है उसमें संग्रहित होता है। ठीक है ना, यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके पाचन में? वसा के। कौन? पित्तरस। ठीक है, कहां से निकलता है? निकलता कहां से? अरे भाई लीवर से निकलता है। जो यकृत की जो दीवारें होती है ना, सतह जो होती है, आंतरिक सतह है, वहां से निकलता है। जमा कहां होता है? पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है ना, ओके। अग्नाशय एक हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। अग्नाशय जो है वो क्या है? हल्के पीले रंग की ग्रंथि है। ठीक है, जो पाचन के लिए बहुत से एंजाइम स्रावित करता है। बहुत से एंजाइम स्रावित करता है। कौन? अग्नाशय, है ना, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिन आदि। ये सारे एंजाइम्स जो है कहां से निकलते हैं भाई? ये निकलते हैं आपके अग्नाशय से। ठीक, ओके। अगला देखिएगा, अभ्यास प्रश्नोत्तर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके? वो सारे प्रश्नोत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत है। ठीक है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति आप लोगों को करना है भाई। ठीक है ना, नंबर 1, मानव पाचन के मुख्य चरण एवं है। मानव का जो पाचन के मुख्य मुख्य चरण कौन कौन से हैं? तो आप सबको मालूम है, सबसे पहला चरण है अंतर्ग्रहण आपका। दूसरा कौन सा होता है? पाचन। तीसरा कौन सा होता है? अवशोषण। चौथा कौन सा होता है? स्वांगीकरण। और पांचवा कौन सा है? निष्कासन, है ना, या मल परित्याग भी कहते हैं उसको। ठीक है बेटा, अब दूसरा पॉइंट है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? अभी आपने पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं? यकृत, लीवर। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे हम क्या? यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं का स्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो देखो, आमाशय जो है स्टमक आपको, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ साथ एक और चीज क्या है? का स्राव होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं। एंजाइम्स। क्या? एंजाइम्स खासकर। और कुछ स्पेशल है? आमाशय, आमाशय। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम क्या? आमाशय। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं आमाशयी, आमाशयी का स्राव होता है। ठीक है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं। ठीक है ना, भोजन पर कौन क्रिया करेंगे विशेष रूप से?
वही एंजाइम्स, ठीक है। ओके। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति एवं अंगुली के समान अनेक प्रवर्त होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? जो छोटी आंत होती है उसकी आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक रचनाएं होती है, प्रवर्त होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, है ना भैया? उनको बोलते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखेंगे आप लोग, उनको बोलते हैं हम लोग दीर्घ रोम। दीर्घ रोम, दीर्घ रोम, ठीक। ओके। अगला है, अमीबा अपने भोजन का पाचन में करता है, खाद्य धानी में करता है। किसमें करता है? खाद्य धानी में करता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग, ये उत्तर आपके सामने है यहाँ, ठीक है। ये बगधानी लिखा रहा है ना, ये बगधानी नहीं है, ये खाद्य धानी है बेटा। क्या है ये? खाद्य धानी, ठीक है। ओके। सत्य एवं असत्य कथन को पहचानिए, ठीक है। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, असत्य है भैया, मंड तो मुख से हो जाता है, ठीक है। ओके, देखो लिखा हुआ है असत्य। जीभ लाला ग्रंथि, ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि है, ध्यान रखना, थोड़ा सा लिखने में गलत हुआ है। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, बिल्कुल सही बात है, करती है, ठीक है। पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, पित्ताशय में रस जो होता है वो अस्थायी रूप से भंडारित होता है ना, बिल्कुल सही बात है, सत्य है। रुमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। रुमिनेंट यानी कि जो मवेशी होते हैं वो घास को वापस लाते हैं अपने मुंह में और धीरे धीरे चबाते रहते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। ओके। निम्न में से सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए, सही कौन सा है वो बताना है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है, वो कौन है? आमाशय है, मुख है, या फिर छोटी आंत है, या फिर बड़ी आंत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर छोटी आंत लिखना है आपको, क्या लिखना है? छोटी आंत, और यही आपका आंसर है, ठीक है, छोटी आंत। ओके। दूसरा है जल का अवशोषण। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है, जल का अवशोषण जो होता है ना बेटा, वो बृहदांत्र में होता है, बड़ी आंत में। किसमें होता है? बड़ी आंत में होता है, ठीक है, बड़ी आंत, बृहदांत मतलब बड़ी आंत। ओके। कॉलम ए में दिए गए कथनों को मिलन कॉलम बी में दिए गए कथनों से कीजिए, है ना, मतलब जोड़ी मिलानी है आपको। कॉलम खाद्य घटक, पाचन के उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल है क्या? प्रोटीन शर्करा है क्या? वसा अमीनो अम्ल है क्या? अमीनो, क्या बोलते हैं? अमीनो अम्ल। तो चलो मिलाते हैं इसका जोड़ी अपन, ठीक है, अमीनो अम्ल। देखो भाई, और इसका और आगे, ठीक है, यहाँ उत्तर ही दे दिया इसका डायरेक्टली। खाद्य घटक पाचन के उत्पाद होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या? शर्करा है। प्रोटीन अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो अम्ल से, ठीक है। वसा, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, भाई वसा का जो विखंडन होता है ना, तो वो वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल बनता है। फिर क्या बनता है? विखंडन टूटकर वसी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का निर्माण होता है, ठीक है। ओके। दीर्घरोम क्या है, वह कहां पाए जाते हैं एवं उनका कार्य क्या है, ठीक है। तो उत्तर है हमारा क्षुद्रांत एवं या छोटी आंत। क्षुद्रांत है ये, थोड़ा सा लिखने में आप ध्यान रखना है। क्षुद्रांत या छोटी आंत की भीतरी दीवार पर हजारों अंगुली जैसी रचनाएं उभरी रहती है, इन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। जो छोटी आंत होती है ना, वहां पर हजारों की संख्या में अंगुली आकार की रचनाएं देखने को मिलती है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं, ठीक है। ओके। दीर्घरोम क्षुद्रांत में, ठीक है ना। कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है ना। और भोजन का अवशोषण का काम करता है। क्या करता है? भोजन के अवशोषण का काम, अवशोषण का काम करता है, ठीक। ओके। पित्त कहाँ निर्मित होता है या भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है?
पित्त का निर्माण कहाँ होता है और किस घटक के पाचन में, भोजन का वो कौन सा घटक है जिसके पाचन में ये सहायता करता है। ठीक है, ओके। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है, भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। देखो भैया, सबसे मेन पित्त का निर्माण कहाँ होता है, पढ़ा भी हम लोगों ने सारांश में, यकृत में होता है, और इसका संग्रहण पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में होता है ना। ओके, यह भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। पित्तरस किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन जो मवेशी है वो तो कर लेते हैं लेकिन मानव नहीं कर सकता है ना। तो वो है सेलुलोज। क्या है, सेलुलोज। तो देखो, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेलुलोज है। क्या है बेटा, सेलुलोज, जिसका पाचन मनुष्य नहीं करता है। यह सिर्फ रूमिनेंट यानी कि मवेशी द्वारा ही इसका पाचन होता है। इसका कारण यह है कि सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और इसका पाचन रूमिनेंट कर सकते हैं। रूमिनेंट्स में छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, थैलीनुमा बड़ी रचना होती है जहां भोजन के सेलुलोज का पाचन होता है। यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। सेलुलोज का पाचन किसके द्वारा होता है, यहाँ पे जीवाणुओं द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है ना, किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। और ये जो जीवाणु है ये मनुष्य की आहार नाल, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें अनुपस्थित होते हैं, इसलिए सेलुलोज का पाचन मनुष्य नहीं कर पाता है। ठीक है, ओके। चलो अगला देखते हैं। क्या कारण है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त हो जाती है, ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त हो जाती है। देखो, उत्तर है ग्लूकोज शर्करा का सरल रूप है। ग्लूकोज क्या है, शर्करा जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना उसका सरल रूप होता है। ठीक है ना, यस, जिसे पाचित करना बहुत ही आसान है, जिसे पचाना शरीर के लिए काफी आसान है। ठीक है ना, और यह तुरंत ही आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है, तुरंत ही आंत जो है आपकी उसके द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अगला है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है। आहार नाल का वो कौन सा भाग है जिनसे ये क्रियाएं संपादित होती है। पचे भोजन का अवशोषण, भोजन को चबाना, जीवाणु नष्ट करना, भोजन का संपूर्ण पाचन और मल का निर्माण। ठीक है ना, तो इसके सबके अलग अलग पॉइंट है, देखेंगे आप लोग। ये यहाँ उत्तर है क्षुद्रांत, पहले का उत्तर है क्षुद्रांत, दूसरे का मुंह, तीसरा आमाशय, फिर छोटी आंत और फिर बृहदांत, है ना। देखो एक बार फिर से, पचे भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। भोजन को कहाँ चबाते हैं, मुंह में चबाते हैं। जीवाणु नष्ट करता है, कौन करता है, जीवाणुओं का नष्ट होना ये भी क्षुद्रांत में। भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत में, और मल का निर्माण कहाँ होता है, बृहदांत में, यानी कि बड़ी आंत में, है ना। एक बार और, भोजन को जीवाणु नष्ट करना, है ना। थर्ड आमाशय, हाँ सॉरी, जो आमाशय होता है आपका, वहां से क्या निकलता है, HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो जीवाणु को क्या करता है, नष्ट करता है। तो थर्ड प्लेस पे आपको ध्यान रखना है, आमाशय आएगा। ठीक है, ओके। मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। मानव में और जो अमीबा है उसमें एक समानता, उसके पोषण में एक समानता और एक अंतर आपको बताना है। ठीक है, देखिए, मानव अमीबा के पोषण में समानता है। क्या है समानता, ये दोनों ही विषम पोषी पोषण करते हैं। कौन सा पोषण करते हैं, विषम पोषी पोषण करते हैं, यानी कि दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में सभी क्रियाएं होती है, ये सभी क्रियाएं होती है जिनमें खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। पर दोनों में एक कॉमन बात क्या है कि वो सारी क्रियाएं हैं जिसमें जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। ठीक है, ओके। एवं ऊर्जा मुक्त होती है। साथ ही साथ इनमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन आदि भी होता है, यानी कि सेम होता है दोनों में ये चीजें। ठीक है, ये समानता है। अब अंतर क्या है, मानव एवं अमीबा के पोषण में अंतर। तो अमीबा में पाचन क्रिया बहुत ही सरल है जबकि मनुष्य में यह बहुत जटिल है। अमीबा में जो पाचन की क्रिया होती है ना, बहुत सरल तरीके से हो जाती है, वहीं मानव में बहुत जटिल तरीके से पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, ओके।
अतिरिक्त प्रश्न हल करते हैं अब थोड़ा सा, है ना। प्राणी अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, ठीक है। तो देखो भैया, प्राणी अर्थात जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण कर लेते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं का अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं, और कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। मतलब बहुत सारे प्राणी ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पौधे को खा लेते हैं, और कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं जो पौधे को खाने वाले प्राणियों को खाते हैं, है ना, इस तरह से। तो डायरेक्ट पौधे खाने वाले भी होते हैं, और एक जानवर आपने देखा होगा दूसरे जानवर को खा जाता है ना। वो जानवर हो सकता है किसी पौधे को खाता हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार की प्रोसेस होती है इसमें, ठीक। तो दोनों खाते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है ना। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। किन की आवश्यकता होती है बेटा? खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। यदि आपको गतिशील रहना है, स्वस्थ रहना है, तो खाते रहना है, ठीक है। यस। पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है? तो भैया पाचन तंत्र का निर्माण पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं, और साथ ही साथ आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां, जो संबद्ध एसोसिएट ग्लैंड्स होती है, उनसे मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है ना। दो चीजें, आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां, इन दोनों से मिलकर क्या बन जाता है? पाचन तंत्र आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ओके। मानव में पाचन क्रिया किस प्रकार से होती है? पाचन की क्रिया कैसे होती है? तो देखो, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन को निगलते हैं, ठीक है, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है, जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। यानी कि आपका भोजन जैसे ही आप मुंह में लेते हैं, तो एक नलिका के द्वारा अंदर जाता है, और अंदर जाकर जो भोजन का हिस्सा पचने लायक होता है वो पच जाता है एंजाइम्स के माध्यम से, और जो नहीं पचता है वो गुदा के द्वार के माध्यम से, गुदा द्वार द्वारा, है ना, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। खाया, पिया, पचाया, और जो नहीं पचा उसको निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। ओके। आहार नली को कितने भागों में बांटा जाता है? यहां से उत्तर स्टार्ट हो गया आपका। आहार नली को मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। मुख गुही का पहला भाग, दूसरा ग्रास नली या ग्रसिका जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ग्रसिका। आमाशय, छोटी आंत, बृहदांत्र यानी कि बड़ी आंत, है ना, जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मल द्वार अथवा गुदा, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है? अगला देखते हैं, अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के, ये बेफ नहीं है, ये क्या है, ठीक है ना, शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। सिंपल आप इतना याद रख सकते हैं कि भोजन को शरीर के अंदर लिया आपने, इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया? जैसे आपने थाली में से भोजन उठाया और मुंह में रख लिया, इसी क्रिया को बोल दिया क्या? अंतर्ग्रहण, ठीक है। ओके। हम जीभ का उपयोग किन किन तरह से करते हैं, या किस किस तरह से करते हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। भैया बताओ, आप बिना बोल के जीभ का इस्तेमाल नहीं करना है और बोल के बताना है आपको। बताओ, करो तो सही प्रयोग। नहीं हो रहा है? नहीं होगा, नहीं बोलना आएगा आपको, ठीक है ना। तो जीभ का इस्तेमाल किसके लिए होता है भाई? बोलने के लिए होता है, ठीक है। ओके। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य भी करती है। आपके भोजन में जो लार होता है ना, लार उसको मिला देती है। भोजन में किसको मिला देती है? लार को मिला देती है। कौन? जीभ आपकी, ठीक है। ओके। तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है, ठीक है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है, जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। जीभ पर छोटी छोटी स्वाद कलिकाएं, जिनको बोलते हैं हम लोग टेस्टी बड्स। क्या बोलते हैं? टेस्टी बड्स, ठीक है ना। स्वाद कलिकाएं जो होती है वो पाई जाती है, जिनके माध्यम से आपको स्वाद का एहसास, अच्छा बुरा, कैसा, खट्टा मीठा, है ना, जैसा भी टेस्ट है वो आपको, रस आ गया ना, ऐसा, ठीक है ना। तो ये सब होता रहता है। मीठा लगना, खट्टा लगना, जो भी लगना है वो आपको जीभ के माध्यम से लगता रहता है। तो स्वाद का एहसास कौन कराता है? जीभ कराती है, ठीक है ना। यस।
जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आपको खांसी, हिचकी और घुटन का अनुभव होता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, आपको हिचकी आती है अथवा घुटन अनुभव होता है, यह होता है खाद्य कणों के, ये क्या है बेटा यहाँ पे, खाद्य कणों श्वास नली में प्रवेश करने के कारण। जल्दी जल्दी में कई बार क्या होता है ना कि जो श्वास नली है ना हमारी, उस श्वास नली में वो भोजन के कण पहुंच जाते हैं, इसलिए हमको घुटन हो सकती है, हिचकी आ सकती है। ठीक है ना? हाँ, तो ये जो कारण है, ये वही कारण है कि सांस नली में वो भोजन के जो एलिमेंट्स है, जो तत्व है, जो कण है, वो पहुंच जाते हैं। इससे अचानक क्या होने लगता है, उल्टी हो सकती है, घुटन हो सकती है ना, घबराहट हो सकती है। ठीक है, तो आराम से खाइए खाना। ठीक है, किस बात की जल्दी यार, अरे खाना तो आराम से खाना चाहिए। ठीक है भाई, यस। ठीक है, अगला है आमाशय का आंतरिक स्तर सतहद को क्या क्या रस स्रावित करता है? कौन कौन सा रस को स्रावित करता है? तो आमाशय का आंतरिक स्तर जो होता है सतहद को श्लेष्म और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रस स्रावित करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जो रस जूस होते हैं, उस जूस को या रस को स्रावित किया जाता है किसके द्वारा भाई? आपके आमाशय की आंतरिक दीवारों के द्वारा। ठीक है, ओके। श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर को क्या प्रदान करता है? आंतरिक स्तर को क्या प्रदान करता है? तो श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है भाई? सुरक्षा प्रदान करता है, चिकनाई बना के रखता है वो, है ना, जिसके माध्यम से सुरक्षा होती रहती है। अम्ल अनेक ऐसे कौन से जीवाणुओं को नष्ट करता है जो हमारे भोजन के साथ वहां तक जाते हैं? तो उत्तर, अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बना देता है। जो अम्ल होता है ना, अम्ल अम्ल वो पाचक रस, जठर रस प्रोटीन को तरल पदार्थों में विघटित कर देता है। जो अम्ल होते हैं वो और पाचक रस जो होते हैं वो जठर रस और प्रोटीन को सरल पदार्थों में, जो जठर रस होता है वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है, मतलब तोड़ देता है, विखंडित कर देता है। ठीक है, ओके, समझ में आया? ओके, अगला देखिए, छोटी आंत कितने मीटर लंबी कुंडलित होती है? तो लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है ये, और अत्यधिक कुंडलित नली है, स्पाइरल टाइप की होती है। ठीक है ना? यह यकृत एवं अग्नाशय से प्राप्त होती है, ऐसा कुछ। ठीक है, आप सीधा याद रखिए, छोटी आंत कितनी लंबी है? 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है लगभग। ठीक है ना? 7.5 मीटर लंबी होती है, सॉरी 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। और इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से कुछ रस भी स्रावित होता है। छोटी आंत की भित्ति से कुछ रस भी स्रावित होता है। ठीक है, ओके। यकृत किस रंग की ग्रंथि है? किस रंग की है भैया, है ना? तो यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है, जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिणार्ध और अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। ठीक है ना? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पित्तरस किसे कहते हैं? पित्तरस किसे कहते हैं? यह पित्तरस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्तरस कहते हैं। भाई साहब, जो आपका यकृत होता है ना, यकृत से निकलने वाले रस को पित्तरस कहते हैं। ठीक है ना? लीवर जो होता है उससे निकलता है कौन? पित्तरस। ठीक है ना? और ये किसमें? पित्ताशय में जो है कलेक्ट होता है, जमा होता रहता है, इसे पित्तरस कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो कौन निभाता है? वसा के पाचन में खासकर वो पित्तरस निभाता है। कौन निभाता है? पित्तरस निभाता है। ठीक है, ओके। अग्नाशय किस रंग की बड़ी ग्रंथि है और वह किसके नीचे स्थित होती है? तो अग्नाशय हल्के पीले रंग की, कौन सा? हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है। हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है, और ये मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है ना? जो आमाशय के ठीक नीचे अवस्थित होती है, जो आमाशय के ठीक नीचे अवस्थित होती है, चित्र में आप देख सकते हैं, है ना? जो डिटेल क्लास ली गई है उसमें आप देख सकते हैं। अगला है, अग्नाशयिक रस किन तथ्यों पर क्रिया करता है तथा इनको किस रूप में परिवर्तित करता है? किन चीजों पर क्रिया करता है? उत्तर, अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन पर क्रिया करता है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करता है।
तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है, तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ओके। आंशिक रूप से पचा भोजन किस भाग में पहुंचता है और आंतरिक रस पाचन क्रिया को क्या कर देता है? आंत का जो रस होता है, जो आंत से निकलता है आंतरिक रस, वो पाचन क्रिया को क्या कर देता है? तो उत्तर देखिए, आंशिक रूप से पचा भोजन अब छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है। जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन होता है वो छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंतरिक रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। जो आंत से निकलने वाला आंतरिक रस होता है, इंटेस्टाइनल जूस जो होता है, वो पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है और कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सरल शर्करा अर्थात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? श्वास नली जो है उसमें प्रवेश करने से किस प्रकार से रोका जाता है भोजन को? ठीक है ना। तो भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना, मौसल नहीं मांसल, यानी कि मांस की बनी हुई रचना होती है। मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है ना, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है ना, वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक देती है। किसको? श्वास नली को, मतलब दरवाजा होता है एक तरह का, वो ढक देता है श्वास नली को, जिसके कारण भोजन अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। किसके अंदर? श्वास नली के अंदर। ठीक है, तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है, ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है। घुटन का अनुभव होगा और हिचकी आएगी। ठीक है ना, ओके। तो प्यारे बच्चों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में लेसन नंबर 3 में, और बात करेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर। ठीक है, टेक केयर, बाय, सी यू, शबा खैर।